विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का पाठ जो 8 पादपों में खनिज पोषण जो अपना चल रहा है, उसमें हमने वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा कि पौधों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं या आवश्यक होते हैं। उनको हमने 2 श्रेणियों में विभाजित किया था, सूक्ष्म और वृहद पोषक में। उसके अंतर्गत हम पहले वृहद पोषकों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा वृहद पोषक पौधे के लिए किस प्रकार उपयोगी है, वो किन क्रियाओं में भाग लेता है या उनकी कमी से पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 3 तत्व जिन्हें हम अनिवार्य तत्व कहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनिवार्य तत्व संरचनात्मक तत्व कहते हैं या अनिवार्य तत्व कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जिनमें पहला है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तीनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। क्योंकि इन तीनों की लगभग वैसे जो आवश्यकता की पूर्ति है वो पूर्ण रहती है, क्योंकि ये तीनों पर्यावरण में, वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। पौधों में इनकी कमी ज़्यादातर दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहले इन 3 तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, 1, 2, 3। 1 नंबर पर कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तो वैज्ञानिकों ने इन तत्वों को खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा है। खनिज तत्व तो वे होते हैं जो मिट्टी से, मृदा से प्राप्त होते हैं, उन्हें खनिज तत्वों की श्रेणी में रखा है। लेकिन ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जल के माध्यम से या गैसीय माध्यम से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ध्यान में रखना ये तत्व अनिवार्य तत्व कहलाते हैं। ये अनिवार्य तत्व है, ये पौधे के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमने जब पिछले वीडियो में पढ़ा था, संरचनात्मक तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों संरचनात्मक तत्व है, क्योंकि ये पौधे में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, पौधे की संरचना के निर्माण में सहायक है। तो ये तत्व अनिवार्य तत्व था। पादपों में कार्बन है, वो किस रूप में ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ऑक्सीजन गैस के रूप में, और हाइड्रोजन जल के रूप में ग्रहण करता है। ये तत्व कोशिका भित्ति संरचना के विज्ञान में बात की ना, संरचनात्मक तत्व है, मतलब ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और जो पौधे के अंदर जो जीव द्रव्य होते हैं या इसके जो विभिन्न भाग होते हैं पादप के, उनका निर्माण करता है। जीव द्रव्य मतलब पदार्थ का संगठक होते हैं। सामान्यतः किसी भी पादप में इनकी कमी नहीं पाई जाती, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पौधे को मिल जाती है, इसलिए इनकी कमी नहीं देखी जाती है। ये संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि संरचना का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इनके निर्माण में ये भाग लेते हैं। तो ये 3 तत्व हो गए पहले। फिर चौथा तत्व हम पढ़ते हैं। चौथे तत्व है NPK। हमने पढ़े थे, आवश्यक जरूरी तत्व हैं ये तीनों ही NPK। उनमें हम सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन है वो एक प्राथमिक वृहद पोषक तत्व है। फास्फोरस भी है, जो तीनों नाम लिए मैंने, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों ही कौन से तत्व हैं, प्राथमिक वृहद पोषक तत्व है, जिसकी आवश्यकता पौधे में सबसे अधिक होती है। पौधे के लिए इनका प्रमुख स्रोत, ये पौधे को कहां से मिलती है, नाइट्रोजन कहां से मिलती है, पौधे को मृदा से मिलती है। और मृदा में किस रूप में पाए जाते हैं, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइड के रूप में, अमोनिया के रूप में या अमोनियम आयन के रूप में ये मिट्टी में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइड NO2-, अमोनियम NH3, अमोनियम NH4+ आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिसे पादप ग्रहण करते हैं। अब नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को क्यों होती है, क्योंकि पौधे के जो वृद्धिशील भाग होते हैं, जो वृद्धि करने वाले भाग होते हैं, उनके लिए चाहे वो विभिजोतक उत्तक हो, विभाजनशील उत्तक हो,
चाहे वो नई कलिकाएं हो या पादप के जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है ताकि पादप है वो तेजी से क्या कर सके, वृद्धि कर सके। तो पौधे को नाइट्रेट, पौधे के लिए नाइट्रेट सबसे ज्यादा उपयोगी है कि ज्यादातर वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। नाइट्रेट किस रूप में मिलती है उसको? मिट्टी में जो नाइट्रेट है वो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में पाई जाती है, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। ध्यान में रखना, ये सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में पौधे हैं वो नाइट्रेट को मिट्टी से ग्रहण करते हैं। और जो रासायनिक उर्वरक जो दिया जाता है कि पौधे में नाइट्रोजन की यदि कमी हो जाए तो रासायनिक उर्वरक जो दिए जाते हैं वो जो यूरिया का सूत्र हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है के रूप में ग्रहण करते हैं। जो यूरिया है पौधों में डाली जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन की यदि कमी हो जाए तो पौधे में क्या उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं या पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो न्यूनता के लक्षण पढ़ते हैं। तो पादप की असमान वृद्धि, असमान वृद्धि मतलब पादप का कोई भाग तो तेजी से वृद्धि कर रहा है, कोई भाग कम वृद्धि कर रहा है, तो ये न्यूनता के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा हरिमीनता, हरिमीनता मतलब जो पर्ण हरित होता है वो पत्तियों में पूर्णतः क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पत्तियां हैं वो पीली, बैंगनी या अलग रंग की दिखाई देती है। दूसरा ये हो गया। तीसरा है नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों में कौन सा वर्णक बनता है। तो कौन सा वर्णक बनता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वर्णक बनता है जिसके कारण पत्तियां बैंगनी या गुलाबी रंग की हो जाती है। जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी या गुलाबी पत्तियां दिखाई देती है। वो किसका कारण है? पत्तियों में एंथोसाइनिन वर्णक का बढ़ने का कारण है। चौथा है पुष्पीकरण विलंब। जो पुष्प की लगने की प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है, पुष्प है वो विलंब से लगते हैं, देरी से लगते हैं। पांचवा है पादप बौना रह जाता है, पादप वृद्धि नहीं करता, बौना रह जाता है। छठा है कोशिका विभाजन या श्वसन क्रिया है वो धीमी हो जाती है, उससे प्रभावित होती है। कोशिका विभाजन धीमा हो जाता है, श्वसन क्रिया है वो प्रभावित होती है। सातवां जो एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि पुरानी पत्तियों का रंग है वो पीले रंग की हो जाती है या भूरी हो जाती है, या नाइट्रोजन की ज्यादा कमी हो जाए तो वो पीली नहीं होकर कैसी हो जाती है? भूरे रंग की। ये एक प्रमुख लक्षण है जिससे हम नाइट्रोजन की कमी युक्त का पहचान कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन की अधिक, ये तो हमने कमी की बात की, लेकिन कुछ तत्वों की अधिकता भी क्या करती है? प्रभावित करती है। तो जैसे नाइट्रोजन की अधिकता है वो पौधे की पर क्या प्रभाव डालती है? तो नाइट्रोजन की अधिकता से पुष्पन व बीज निर्माण में विलंब होता है, पुष्पन क्रिया देरी से होती है, बीज का निर्माण में समय लगता है, या फिर जड़ तंत्र है वो अल्प विकसित रह जाता है जिससे पौधा बौना रह जाता है। तो ये लक्षण नाइट्रोजन की कमी के दिखाई देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फास्फोरस पोटेशियम के बारे में। अब हम फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। हमने NPK 3 प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ा। ये ध्यान में रखना कि इन तीनों तत्वों को फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, इनकी मिट्टी में आपूर्ति कम होती है लेकिन कमी होती है, लेकिन इनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें क्रांतिक तत्व कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है लेकिन इनकी उपयोगिता ज़्यादा है, पौधों की आवश्यकता इनकी क्या है? ज़्यादा है। तो NPK को क्रांतिक तत्व कहते हैं। याद रखना, परीक्षा में आ सकता है क्रांतिक तत्व क्या उनसे हैं, तो ये है 3। अब हम फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया। अब फास्फोरस मृदा में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों में पाया जाता है। पौधों की जड़ें, लेकिन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो इन्हें केवल अकार्बनिक रूप से
फॉस्फेट के रूप में इनका क्या करती है, अवशोषण करती है। और किन किन रूप में, H2PO4 डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट या हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में इनका अवशोषण पौधे द्वारा किया जाता है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में। पौधे का जो शुष्क भार होता है उसमें इसकी मात्रा कितनी होती है, मान याद रखने हैं, 0.05 से 1% होती है। फास्फोरस, फास्फोलिपिड, अब इसका उपयोग किस किस में होता है, किसके निर्माण में काम आता है, फास्फोरस, फास्फोलिपिड, पादपों में फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, DNA RNA जो भी हैं, एंजाइम, NAD है, NADP है, NAD का पूरा नाम निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NADP है या ATP है या ADP है आदि का ये मुख्य घटक होता है फास्फोरस। इसके अलावा कोशिका झिल्ली की संरचना का फास्फोरस मुख्य घटक है, मतलब कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है उसके निर्माण के लिए फास्फोरस एक आवश्यक तत्व है। अब हम पढ़ते हैं कि ये तो हमने इसकी आवश्यकता पढ़ी, अब इसकी कमी से कौन से लक्षण पादप में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि फास्फोरस की कमी से पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो या तो गहरे हरे रंग की हो जाती है या फिर बैंगनी रंग की दिखाई देती है। दूसरा है समय से पूर्व पत्तियां गिर जाती है, पत्तियां हैं वो समय से पहले ही झड़ जाती हैं। तीसरा है एंदा की सक्रियता में कमी, एंदा की जो सक्रियता है उसमें कमी आ जाती है। आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि एंदा की सक्रियता में, एंदा का क्या काम है, एंदा द्वितीयक वृद्धि के लिए आवश्यक है, पौधे की मोटाई बढ़ना आदि जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसमें एंदा जरूरी है। और ये एंदा की सक्रियता यदि कम हो गई तो पादपों में द्वितीयक वृद्धि रुक जाएगी। तो कहने का मतलब एंदा की सक्रियता में फास्फोरस की कमी से कमी आ जाती है। पादपों की वृद्धि में कमी हो जाती है, पादप सामान्य वृद्धि नहीं करता। संवन उत्तकों का विकास नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम जो संवन उत्तक होते हैं उनका विकास नहीं होता है। पत्तियों व तनों पर लाल बैंगनी रंग आ जाता है, ये पत्तियों को देखने पर उसमें दिखाई देता है कि पत्तियां और जो तने हैं उनमें लाल बैंगनी रंग आ जाता है। और लास्ट है जड़ों के फैलाव में इसमें कमी रहती है जिससे पौधा वृद्धि कम करता है। तो ये हमने फास्फोरस का पढ़ा। अब हम तीसरा पोटेशियम पढ़ते हैं कि पोटेशियम से क्या होता है। तो पोटेशियम अकार्बनिक यौगिक किस रूप में, पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट अकार्बनिक पोटेशियम के रूप में ग्रहण करते हैं। इनकी मात्रा पौधे के शुष्क भाग में कितनी होती है, 0.3 से 0.6%। पोटेशियम की आवश्यकता पौधे को, जो पौधे के अंदर जो भी ऋणायन होते हैं उनको उदासीन करने में काम आते हैं। एंजाइम सक्रियण, एंजाइमों को सक्रिय करने में, कला अभिगमन, ताकि एंजाइम सक्रिय होंगे तो जो कोशिका झिल्ली से पदार्थों का जो अभिगमन होगा, आवागमन होगा वो होता है। परासरण विभव को बनाए रखने में, पौधे का जो परासरण विभव है जिससे रंध्र खुलते हैं, बंद होते हैं या जल का आवागमन होता है वो उसके लिए आदि जैव रासायनिक क्रिया में होता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी काम आते हैं। रंध्रों के खुलने बंद होने की क्रिया में काम आते हैं, फलों की सामान्य वृद्धि में काम आते हैं, कोशिका का निर्माण व कोशिका को स्फीत यानी फैला हुआ, फूला हुआ बनाए रखने के लिए काम आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो पोटेशियम है वो उपापचयी क्रियाओं में काम नहीं आता है। अब इसके न्यूनता के लक्षण क्या है, इसकी कमी से कौन से लक्षण पौधे में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। तो पहला है पत्तियों के किनारों पर हरिमहीनता यानी हरापन दिखाई नहीं देता, पीलापन दिखाई देता है या उत्तक क्षय उत्पन्न होता है या उत्तक क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जिससे पत्तियां पीली भूरी दिखाई देती है किनारों से। दूसरा है कोशिका का लिग्नीकरण बढ़ने से, कोशिका में लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन का जमाव होने से जो कोशिका भित्ति है वो क्या होती है, फैल जाती है, स्फीत हो जाती है।
तो कोशिका का लिग्नीकरण बढ़ने से कोशिका भित्ति वो स्थूल, स्थूल का मतलब फैलना, फैल जाती है या मोटी हो जाती है। पत्तियों में झाड़ीनुमा या रोजेट प्रकार की होती है, मतलब पत्तियों की संख्या ज़्यादा होती है या पास पास होती है, जिससे पौधा वो झाड़ीनुमा या दिखाई देता है। और एक रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। पत्तियाँ पीली, भूरी या झुलसी हुई हो जाती हैं, जैसे जली हुई होती हैं। एनपी तो झुलसी हो जाती है, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो इनको आपको याद करना है। और इसमें से जो हम ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी पाठों में, खनिज पोषण वाले पाठ में, इनमें से पिछले 2-3 सालों से लगातार हर बार 1 या 2 प्रश्न जरूर आ रहे हैं। तो इसका अध्ययन आप सही ढंग से करें। छोटे छोटे प्रश्न बना के याद करने, जैसे हर बात लिखी हुई है इसमें, तो इसका अध्ययन आपको सही ढंग से करना है। इनको नोट करना है, प्रश्न उत्तर करने की आवश्यकता नहीं है, इनको नोट करना है और याद करना है। धन्यवाद। जय हिंद।